तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये तीसरा हिस्सा कहा जाता है। होता इस तरह से है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसके बाद एक इंटरमीडिएट फेज हुआ जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट हुई, और उसके बाद क्रेब साइकिल का प्रोसेस हुआ। इन तमाम स्टेजेस के अंदर आपको NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हुए देखने को मिलते हैं। NAD रिड्यूस होता है, FAD रिड्यूस होता है। अब जब ये रिड्यूस हुए मतलब कि इन्होंने प्रोटॉन्स को और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को हासिल किया हुआ है। अब यहाँ पर मामला ये होगा कि अब ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे। जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन हासिल किए थे अब वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। लाजिम बात है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो साथ में एनर्जी भी लॉस होगी, और उस एनर्जी का बाद में फिर इस्तेमाल किया जाएगा ATP की प्रोडक्शन के अंदर। तो डायरेक्टली यहाँ पर ATP उस एनर्जी से नहीं बनाया जा रहा, इनडायरेक्टली ATP बनाया जाएगा, जिसको हम समझेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जब ATP बनेगी, ATP के बनने को हम फास्फोराइलेशन कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन के नतीजे में ATP बन रही है, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब है कि एक सीक्वेंस के अंदर कुछ प्रोटीन के एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे होते हैं। तो फिर हमें एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी जिसे केमियोस्मोसिस कहा जाता है, उसे भी हम समझेंगे कि केमियोस्मोसिस क्या होती है। अब जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी बुक ने उन्हें ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, तो हम लोग उसको समझते हैं। पहला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1, जहाँ पर एंजाइम मौजूद है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स मौजूद है कॉम्प्लेक्स 2, उसके अंदर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मौजूद है। और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये रिड्यूस होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि एक मौजूद है जिसे कोएंजाइम Q कहा जाता है, या UB कोइनोन जो है कहा जाता है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी कि ये मेम्ब्रेन में मूवमेंट करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 होता है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन मौजूद होते हैं और उसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो एक साइटोक्रोम B मौजूद होता है और दूसरा साइटोक्रोम C1 मौजूद होता है। इस तरह से फिर हमें एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C। ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में लेकर जाता है। कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने वाला काम जो है कोएंजाइम Q करेगा, और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में लेकर जाने का काम साइटोक्रोम C करेगा। उसके अलावा चौथा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स 4, जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है ATP सिंथेस, जिसका काम ATP को बनाने का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स 2, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। अब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का काम जो करेगा वो कोएंजाइम Q करेगा। तो दोनों से ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और इसे कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचाता है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाने का काम साइटोक्रोम C जो है करेगा। तो ये दोनों ही मूवमेंट करने वाले मोबाइल कैरियर्स होते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। होता इस तरह से है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, जो इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्रिस्टी कह रहे होते हैं। अब इस फोल्डेड मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस आउटर मेम्ब्रेन और इस इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस भी नज़र आती है, जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। तो समझ लें, ये वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। पूरा प्रोसेस इस डायग्राम में हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। होगा इस तरह से कि NADH का मॉलिक्यूल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, वो NAD का मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो एक NAD के मॉलिक्यूल में से इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और वो पहुंचेंगे इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास। जब कॉम्प्लेक्स 1 के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो अब ये रिड्यूस हो चुका है, और NADH का मॉलिक्यूल अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो ये NAD में तब्दील हो चुका होगा और इसमें से 2 प्रोटॉन भी निकलेंगे। उसके बाद मामला इस तरह से होगा कि FADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स 2 भी रिड्यूस हो चुका होगा, और ये FADH2 का मॉलिक्यूल जो है ये भी
ऑक्सीडाइज हो चुका होगा और इसमें से भी 2 प्रोटॉन हमें हासिल होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे, जो कि आगे चल करके कोएंजाइम क्यू के पास पहुंचने वाले हैं। फिर कोएंजाइम क्यू अब रिड्यूस हो चुका है और ये वाले सब्सटेंसेस जो है ये ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें देखने को मिलेगी। कोएंजाइम क्यू जो है वो इसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचाएगा। तो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो है वो रिड्यूस हो चुका होगा और ये ऑक्सीडाइज हो चुके होंगे अपने इलेक्ट्रॉन को खो लेने के बाद। और इस तरह से फिर ये हमारे पास रिड्यूस हो चुका होगा जब इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। और उसके बाद ये जो चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास रिड्यूस हो चुका होगा इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद। अब जहन में रखिएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो साथ में कुछ एनर्जी भी लॉस हो रही है। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन को पंप करने के लिए। तो ये चैनल प्रोटीन का काम भी करेंगे और ये उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन को बाहर भेजेंगे। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स में जमा होने वाले हाइड्रोजन्स होंगे वो बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाए जाएंगे। तो 3 हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस वो जो है इन हाइड्रोजन्स को बाहर पहुंचाने का काम कर रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। जब ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर पहुंचा चुके होंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन जमा हो चुके होंगे। तो हाइड्रोजन की तादाद काफ़ी ज़्यादा इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मौजूद होगी। फिर इस एटीपी सिंथेस का काम ये होगा कि यहाँ पर जमा होने वाले इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा होने वाले प्रोटॉन्स को हाइड्रोजन को जो है मैट्रिक्स में वापस लाया जाएगा। लाजिम बात है यहाँ पर इनकी हायर कंसंट्रेशन है तो चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती हैं। तो उस दौरान जब इनकी मूवमेंट होगी उस दौरान भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा एडीपी के साथ एक फास्फेट को जोड़ने में। फास्फेट जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट होगा जो कि यहाँ पर मैट्रिक्स में मौजूद होगा और उसे कंबाइन किया जाएगा एडीपी के साथ में, तो हमारे पास एटीपी बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुँचे थे उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेप्ट कर चुका होगा तो फिर वो वाटर को बना चुका होगा। तो इस तरह के वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हमें रेस्पिरेशन की इस प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। तो अव्वल बात तो आपकी बुक के अंदर एक तो ये चार्ट जो है वो प्रॉपर मौजूद नहीं था और दूसरा ये वाली चीज़ें भी प्रॉपर मौजूद नहीं थी और उसके बाद का लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो भी प्रॉपर नहीं है जो इन तमाम चीज़ों को ठीक से समझा सके। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे NADH से FADH2 से और फिर कुछ कैरियर्स हैं जो इन्हें ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे, जिससे कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 कोएंजाइम Q, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स 4। अब ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, एनर्जी रिलीज होती रहेगी और उस एनर्जी की मदद से फिर जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें मैट्रिक्स से यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाया जाएगा। इस तरह से फिर हमें एक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा यानी कि डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कंसंट्रेशन का, कि मैट्रिक्स में कम होंगे और बाहर की तरफ ज़्यादा मौजूद होंगे। इस तरह से प्रोटॉन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मैट्रिक्स में वापसी चले आएंगे और एटीपी सिंथेस के ज़रिए से कॉम्प्लेक्स 5 के ज़रिए से वापसी चले आएंगे और उस दौरान जो एनर्जी होगी उसका इस्तेमाल एटीपी सिंथेसिस में होगा। अब मैंने यहाँ पर जो है ओरिजिनल टेक्स्ट रखा हुआ है जो कि आपकी बुक में मौजूद है और साथ में जो मिस्टेक्स हैं कॉन्सेप्चुअल वो भी मैंने यहाँ पर बयान की गई कि क्या यहाँ पर मामला थे। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रोसेस इस तरह से शुरू होगा कि NADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। पहली बात तो NADH2 नहीं होता, ये NADH होता है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे। चलिए ये बात तो सही है। तो NADH2 नहीं होता, ये NADH होता है। और मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एनर्जी निकलेगी उसका इस्तेमाल ATP का पहला मॉलिक्यूल बनाने में होगा। पहली बात यह है कि ATP डायरेक्टली इस स्टेज में बनाया ही नहीं जाता। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसका काम सिर्फ प्रोटॉन को पंप करना होगा, मेम्ब्रेन से बाहर निकालना होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। फिर लिखा हुआ है कि NADH जो है उसे कोएंजाइम Q जो है वो ऑक्सीडाइज करता है। NADH2 को कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा होता। NADH2 को कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा होता है और फिर इस कॉम्प्लेक्स 1 को कोएंजाइम Q जो है ऑक्सीडाइज करता है। मज़ीद लिखा हुआ FADH2 जो है उससे भी कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। ये बात भी गलत लिखी हुई है कि FADH2 को कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा होता, कॉम्प्लेक्स 2 ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। और फिर जो कॉम्प्लेक्स 2 है उससे भी कोएंजाइम Q जो है ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि कोएंजाइम Q को साइटोक्रोम B पहले ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स के निकालेगा
और फिर साइटोक्रोम सी जो है इसके इलेक्ट्रॉन निकालेगा। हालांकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 है उसके अंदर दोनों मौजूद है, यानी कि वो उनका कॉम्बिनेशन है साइटोक्रोम बी और C1 का। तो ये दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन को साथ में निकाल रहे होते हैं। तो अकेला पहले बी निकाले फिर सी निकाले इस तरह से नहीं होता, और सी तो होता ही नहीं, यहाँ पर C1 मौजूद होता है। मज़े लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी एनर्जी लॉस होगी, उसका इस्तेमाल जो है फिर एटीपी के एक और मॉलिक्यूल को बनाने में होगा। तो यहाँ पर भी ये गलती, एटीपी यहाँ पर नहीं बन रहा होता। यहाँ पर भी जो एनर्जी आएगी उसका इस्तेमाल फिर प्रोटॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से पंप करना होगा। एटीपी सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है वही जो है एटीपी को बनाने का काम कर रहा होता है। मज़े लिखा हुआ है कि साइटोक्रोम को फिर दो एंजाइम साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 जो है ऑक्सीडाइज करते हैं। इसे प्रॉपर वे में इस तरह से लिखा जाना था कि साइटोक्रोम सी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के पास, और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के पास साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 मौजूद होता है। मजीद यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि साइटोक्रोम ए जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है ऑक्सीजन का एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ में आते हैं और इस तरह से वाटर बनता है। हालांकि प्रॉपर वे में इस तरह से लिखना था कि ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब वाटर को बनाने के लिए अगर हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। मज़ीद लिखा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फिर निकल चुकी होगी और वो एनर्जी का इस्तेमाल जो है एटीपेज के साथ होगा, यानी कि एटीपी सिंथेस के साथ होगा, जिसकी मदद से तीसरा फिर एटीपी का मॉलिक्यूल बनाया जाएगा NADH में से। तो करेक्ट ये होगा कि एटीपी जो है वो इन फिक्स स्टेप्स में नहीं बनता कि 3 स्टेप्स तो पहले एक एटीपी बने फिर दूसरा और फिर तीसरा बने, जबकि एटीपी का बनना जो होता है वो प्रोटॉन फ्लो पर होता है। प्रोटॉन किस तरह से एटीपी सिंथेस में से गुजर करके आते हैं। तो अगर हम एक NADH की बात करते हैं, ज़्यादातर बुक्स में मैंने यही देखा है कि 3 जो है एटीपी बनाए जाते हैं एक NADH मॉलिक्यूल में से, और एक FADH मॉलिक्यूल में से जो है 2 एटीपी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका करेक्ट होगा। बुक में जो मिस्टेक्स है उनको भी हाईलाइट करके तमाम चीज़ों को ठीक तरह से आपको बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर आप मज़ीद देख सकते हैं कि NADH जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में भी आता है और क्रेब साइकिल से भी आता है। FADH सिर्फ जो है क्रेब साइकिल में से हासिल हो रहा होता है, और फिर ये दोनों ही जो है इस कोएंजाइम Q के पास पहुँचते हैं। फिर सीक्वेंस यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक के साथ बयान की गई है। फिर ये जो है कोएंजाइम Q इस कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुँचता है, और फिर जो है कॉम्प्लेक्स 4 के पास साइटोक्रोम C के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे, और फिर इस तरह से हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे। ये जो एटीपी सिंथेस होगा कॉम्प्लेक्स 5, यहाँ से जब हाइड्रोजन गुजर करके आएंगे इस प्रोसेस को केमी ऑस्मोसिस जो है कहा जाएगा, और इस केमी ऑस्मोसिस के ज़रिए से ही हमारे पास एटीपी बनाया जाएगा। तो आमतौर पर जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास टूटता है तो 36 एटीपी जो है हमारे पास हासिल हो रहे होते हैं।